नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस डेली डोज ऑफ पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू सीरीज। देखो यार, एक बात अभी आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है कि प्रॉब्लम्स आर अ पार्ट ऑफ दिस लाइफ। ये कभी भी खत्म नहीं होने वाले, एक खत्म होंगे दूसरे नए आएंगे, राइट? सो यू हैव टू टेक इट एज अ चैलेंज। इन प्रॉब्लम्स को आपको फील करना है, यू हैव टू ओन दैट प्रॉब्लम एंड यू हैव टू डू इट। तो इसको 3 स्टेप्स में आप तोड़ दीजिए और फिर ये प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्यूशन में कन्वर्ट होते जाएंगे, ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट टुडे चैलेंज विद द क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पीवाईक्यू है। सो हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र, जो कि अभी तक 1950 से अभी तक सिर्फ और सिर्फ 21 लोगों को ही दिया गया है, और ये मिलिट्री के अंदर में दिया जाने वाला सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। तो आप सोच सकते हो कि परमवीर चक्र मिलिट्री के अंदर में सबसे हाईएस्ट वैल्यूर है, ये सबसे हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है। तो परमवीर चक्र के जो सबसे पहले रिसिपिएंट थे उनका नाम क्या है? मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर उन्नी कृष्णन या मेजर जनरल यान कार्डोजो। दोस्तों 1950 से परमवीर चक्र मिलना स्टार्ट हुआ है और सबसे पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था। मेजर सोमनाथ शर्मा जिन्होंने 1947 का जो कश्मीर ऑपरेशन था उसमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को पोस्थोमसली यानी मरणोपरांत इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि अभी तक सिर्फ 21 लोगों को ही परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है फॉर द हाईएस्ट ब्रेवरी इन फ्रंट ऑफ द एनिमी। तो 1947 में जो कश्मीर वार हुआ था उसमें इनके हाईएस्ट ब्रेवरी के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और एक और बात मैं आपको बताता हूं, इन्होंने 1942 में एज ए इंडियन मिलिट्री ऑफिसर इंडियन आर्मी को ज्वाइन करा। युद्ध के टाइम पे जो सबसे हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड दिया जाता है दैट इज परमवीर चक्र, जो दूसरा सबसे हाईएस्ट अवार्ड है दैट इज महावीर चक्र, और तीसरा सबसे हाईएस्ट अवार्ड है वीर चक्र। वहीं पीस टाइम पे आपको अशोक चक्र, कृति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। और ये सारे अवार्ड गैलेंट्री अवार्ड्स कहलाते हैं, यानी ये सिर्फ मिलिट्री पर्सनल्स को ही दिए जाते हैं। अगर हम इनके ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा आपका परमवीर चक्र, ठीक है? और पीस और वॉर दोनों के अगर हम ऑर्डर को एक साथ देखें तो सबसे पहले नंबर पे आएगा परमवीर चक्र, दूसरे नंबर पे आएगा अशोक चक्र, तीसरे नंबर पे महावीर चक्र, चौथे पे कृति चक्र, पांचवें पे वीर चक्र और छठे पे शौर्य चक्र। अगर हम युद्ध के क्षेत्र में देखें तो सबसे बड़ा हो जाएगा परमवीर, दूसरा महावीर और तीसरा वीर चक्र। वहीं पीस टाइम में सबसे बड़ा अवार्ड अशोक चक्र, कृति चक्र और शौर्य चक्र। गॉट इट? दोस्तों द सेकंड क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य अंपायर। अगर हम मौर्य अंपायर की बात करें तो इसके फाउंडर का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाउंडर्स इन इंडियन हिस्ट्री। और अगर हम इनके प्राइम मिनिस्टर की बात करें, आप बता सकते हो क्या हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनका नाम है कौटिल्य। कौटिल्य को प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है और उनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो दिस इज गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर का नाम कौटिल्य था, जिनको हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन नेचर और एनवायरमेंट से रिलेटेड है। द चिपको मोमेंट इज रिलेटेड टू, ये जो चिपको मोमेंट था ना दैट इज रिलेटेड टू डिफॉरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन और साथ ही साथ प्लांट के प्रिजर्वेशन से रिलेटेड भी है। यानी ये एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन मोमेंट था। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देर आर सम चिल्ड्रेन एज वेल एज वुमेन, दे आर हगिंग द ट्रीज, राइट? तो बेसिकली चिपको मोमेंट को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं हग द ट्रीज मोमेंट, ठीक है? बेसिकली ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन मोमेंट था। एक्चुअली हो ये रहा था 1970s के टाइम पे कि गवर्नमेंट ऐसे ट्रीज को कट करा करके और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए ट्रीज को कट कराया जा रहा था, और जो लोग थे इस पॉलिसी के खिलाफ में थे। तो 1973 में इंडिया के अंदर में चिपको मोमेंट स्टार्ट होता है एंड दिस वाज फॉरेस्ट कंजर्वेशन मोमेंट, यानी पेड़ पौधों को बचाने के लिए ये मोमेंट चलाया गया था, ठीक है? सो पीपल हग्ड दिस ट्रीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट डाउन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द बैटल ऑफ लोंगेवाला। नाम सुना है आप लोगों ने लोंगेवाला का? बेसिकली आप सबको याद होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1971 का जो वार हुआ था उसमें ये बैटल ऑफ लोंगेवाला का वार हुआ था।
और ये जो लौंगे वाला है ना, आपने थार डिजिट का नाम सुना है? भारत का जो सबसे बड़ा डिजिट है कहाँ पे है? राजस्थान में। तो ये जो लौंगे वाला है ये बॉर्डर पोस्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और दैट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो वन ऑफ द फर्स्ट मेजर एंगेजमेंट जो वेस्टर्न सेक्टर में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में, वो लौंगेवाला में ही हुआ था। ठीक है जी। और 1971 में ही बांग्लादेश आजाद हुआ था। ठीक है। सो द राइट आंसर वुड बी द बैटल ऑफ लौंगेवाला दैट वाज फाउंड इन दिसंबर 1971 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। Got it? Now let us move to the next question. Project Tiger was launched by the government of India in which year? दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट टाइगर था, एक समय भारत के अंदर में टाइगर्स का जो संख्या है ना वो बहुत कम होता जा रहा था, और इसको मद्देनजर रखते हुए टाइगर्स के नंबर को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, एंड दैट वाज इन ईयर 1973। ठीक है। तो इनके नंबर्स को बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, एंड करेंटली वी हैव मोर देन 3000 टाइगर्स इन इंडिया। तो इस प्रोजेक्ट का फायदा भी हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च होने से। ये बेसिकली एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट था जो कि 1973 में इनिशिएट हुआ। ठीक है। खास करके बंगाल टाइगर्स जो कि बिल्कुल लुप्त होने के कगार पे पहुंच गया था, इसके कंजर्वेशन के लिए, इसके नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1973 को। सो दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। दोस्तों अब हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके अपकमिंग डिफेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला सवाल है, द पंचशील एग्रीमेंट दैट वाज साइंड बिटवीन भारत एंड विच कंट्री? यानी भारत और किस देश के बीच में पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था? दोस्तों ये जो पंचशील एग्रीमेंट है ये है क्या, आइए इसके बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस देश के साथ साइन हुआ था। तो यार ये जो पंचशील एग्रीमेंट है दैट वाज बेस्ड अपॉन द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस। यानी भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको लेकर के 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर में साइन हुए थे 1954 में, और उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो चाइना के साथ ये जो 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर जो एग्रीमेंट हुए थे इसी को हम लोग पंचशील एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजेनसली बिल्ट सबमरीन? यानी भारत का पहला भारत में निर्मित सबमरीन कौन सा है? देखो इससे पहले हम लोग सबमरीन की जो टेक्नोलॉजी है ना वो फॉरेन कंट्रीज से इंडक्ट किया करते थे, यानी उनके हेल्प से बनाया करते थे। लेकिन दोस्तों अभी हमने खुद का इंडिजेनस टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया है सबमरीन्स बनाने के लिए। तो आईएनएस कलवरी जो कि बनाया गया है प्रोजेक्ट 75 के तहत, ये भारत का पहला उन 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स में से एक है जो कि प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है और इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है, ताकि वो जो चाइना का जो वर्चस्व है ना समुद्र में उसको देखते हुए ये प्रोजेक्ट 75 लॉन्च किया गया है। तो देखो प्रोजेक्ट 75 के 2-3 मायने हैं। एक तो ये हमारा इंडिजिनस प्रोजेक्ट है, यानी कि पूरा का पूरा भारत में निर्मित है, तो इससे हम सेल्फ रिलायंस होंगे, यानी कि हम अपने ऊपर आत्मनिर्भर होंगे। दूसरा कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को ये बढ़ावा दे रहा है, और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है। और तीसरा कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइनीज नेवी है, जो पीपल्स लिबरेशन ऑफ चाइना की जो आर्मी और नेवी है उसकी संख्या बढ़ रही है, और उसको देखते हुए हमने अपने सबमरीन्स को वहां पे लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है। दैट्स वाई आईएनएस कलवेरी मैटर्स सो मच टू द इंडियन नेवी। अब आपको एक मैं होमवर्क देता हूं कि प्रोजेक्ट 75 के तहत जो 6 सबमरीन्स बनाए जा रहे हैं उन सब का नाम क्या है, आप अपने नोट कॉपी में लिख लीजिएगा गूगल करके। ठीक है। देखो अगर मैं आपको ऐसे बीच बीच में होमवर्क देता रहूंगा ना, आप वो चीज गूगल जाके करोगे, वो चीजें आपको ज्यादा आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है। जब आप खुद से ढूंढते हो ना किसी चीज को तो वो ज्यादा आसानी से याद हो जाती हैं। अगला सवाल है ऑपरेशन ब्लू स्टार से रिलेटेड। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार दैट वाज कंडक्टेड इन विच ईयर? ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ था अमृतसर में। आपको याद होगा कुछ मिलिटेंट्स गोल्डन टेम्पल के अंदर में छिपे थे और उसके लिए मिलिट्री ऑपरेशन किया गया था
जिसका ऑर्डर दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो उन मिलिटेंट्स को रिमूव करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था 1984 में, ठीक है, एंड दैट वाज इन गोल्डन टेम्पल। तो जून 1984 में गोल्डन टेम्पल में जो ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन को हम लोग ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानते हैं। साथियों, अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है लाइन ऑफ कंट्रोल से, और लाइन ऑफ कंट्रोल आता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। सर सिरिल रेडक्लिफ ने इस लाइन को डेमोक्रेट करा था, ठीक है। तो रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच की इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है। अब उसी का जो कुछ पार्ट है उसको हम एलओसी बोलते हैं, दैट यू कैन सी हियर। ये एलओसी वाला हिस्सा है, ठीक है, और इसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। ये आपका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है इस सवाल में कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो एलओसी वाला पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, इसको कब खींचा गया था, ये फॉर्मरली कब एस्टैब्लिश हुआ था? दोस्तों, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, ये 1972 में यानी 1971 का जो वार हुआ था ना भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ था, उसके बाद खींचा गया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूं। ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है दैट वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड आफ्टर मेथ ऑफ इंडो पाकिस्तानी वार ऑफ 1971, जिसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। फॉलोइंग साइनिंग द सिमला एग्रीमेंट, ये जो सिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था ना, उसके बाद 1972 में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी को खींचा गया, ठीक है। किसने खींचा? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। हालांकि वहां पे एक्चुअल में कोई लाइन नहीं है, ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि जमीन में ऐसे लाइन खींच दिया गया है, वो एक रेफरेंस लिया गया है, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू, अगर आपसे एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कितने ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज हैं जिनकी सीमा साझा होती हैं, तो ये है अपना चुन्नू पाकिस्तान, ठीक है। और इधर गुजरात वाले इलाके में यानी एक स्टेट के साथ ये बाउंड्री शेयर कर रहा है, दूसरा इधर राजस्थान वाले में शेयर कर रहा है, ठीक है जी। तीसरा इधर पंजाब के साथ इसका बाउंड्री लाइन शेयर हो रहा है। चौथा, अब देखो 3 स्टेट हो गए, ठीक है। अब जम्मू एंड कश्मीर तो यूनियन टेरिटोरी है और इधर लद्दाख भी यूनियन टेरिटोरी है। तो 3 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटोरी के साथ जो पाकिस्तान की सीमा है वो साझा होती है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री लाइन को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, याद रखना, ठीक है जी। नाउ लेट अस मूव अहेड फ्रेंड्स। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये सर मैकमोहन लाइन क्या है? तो मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के बीच की बाउंड्री लाइन है, ठीक है। और इसी का जो कुछ हिस्सा है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी। तो एलओसी है पाकिस्तान के साथ और एलएसी है चाइना के साथ, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, द स्ट्रैटेजिक चाबाहार पोर्ट, जो अभी रिसेंटली न्यूज में भी था और आगे एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है। विच इंडिया हैज हेल्प्ड डेवलप, जो भारत ने मदद किया है इसको डेवलप होने में, इज लोकेटेड इन विच कंट्री, यानी भारत का भी इसमें हेवी इन्वेस्टमेंट है। और अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो ईरान के दौरे पे थे और उन्होंने इसको लेकर के बात भी करी है कि इस प्रोजेक्ट को अब हम लोग डेवलप करते हैं, बीच में इसमें रुकावट आ गई थी, ठीक है। तो भारत और ईरान के बीच में एक स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट हुआ है और चाबाहार प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को लेकर के है। आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, है क्या ये चाबाहार पोर्ट। तो देखो दोस्त, ये जो चाबाहार पोर्ट है ना, दैट इज लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न ईरान, ईरान के साउथ ईस्टर्न पार्ट में है, ठीक है। एंड दैट हैज बीन डेवलप्ड विद द असिस्टेंस ऑफ इंडिया, इसमें इंडिया मदद कर रहा है ईरान की, टू क्रिएट अ ट्रेड रूट टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में एक ट्रेड रूट क्रिएट करने के लिए चाबाहार पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है। और यहां पे पाकिस्तान को बाईपास कर दिया गया है, यानी पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हमने साइड कर दिया है और भारत के लिए चाबाहार पोर्ट अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। तो भारत और ईरान के बीच में ये साझेदारी चल रही है, यानी ईरान के अंदर में चाबाहार पोर्ट का डेवलपमेंट चल रहा है। साथियों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी कमीशन्ड एज अ पायलट इन द इंडियन एयर फोर्स।
आप में से मोस्टली बच्चे बोलेंगे ऑप्शन बी अवनी चतुर्वेदी। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रहे, मैंने क्वेश्चन पूछा है, वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी कमीशनड एज अ पायलट, नॉट एज अ फाइटर पायलट। ठीक है, अवनी चतुर्वेदी फाइटर पायलट थी, राइट। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आशा करता हूं ये सेशन आप सभी के लिए फायदेमंद रहा। आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों, ध्रुव जो कि हमारी कंप्लीट बैच कोर्स है फॉर FCAT 2 2024, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 22 फरवरी से लाइव हो रही है। इसमें मेरी क्लासेस की टाइमिंग है रात के 9 बजे, और इसकी जो सबसे पहली इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें हम सिलेबस वगैरह डिस्कस करेंगे, स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, दैट इज दैट 3 PM दोपहर के 3 बजे से वो क्लास है, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस क्लास को सबसे पहले आपको अटेंड करना है, ठीक है जी। नाउ लेट मी टेल यू, अनअकैडमी पे आप लास्ट के 3 मंथ का जो हमारा करंट अफेयर्स का PDF है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, और वो भी फ्री में, ठीक है। तो PDF दैट इज अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश, इस बार कोड को स्कैन कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए फटाफट से। जनवरी, दिसंबर, नवंबर, पिछले 3 महीने का PDF अवेलेबल है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा अभी आपका सबसे बेस्ट टाइम है अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने का, क्योंकि अभी रिसेंटली FCAT के एग्जाम्स खत्म हुए हैं, CDS के एग्जाम्स आने वाले हैं, FCAT 2 भी आने वाला है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लेना चाहिए टू डू द स्मार्ट वर्क। ऑफर आज तक वैलिड है 11:59 तक, तो दिस इज अ हाई टाइम, यू मस्ट ज्वाइन अनअकैडमी प्लस, जिसमें आप CDS, FCAT और CAPF तीनों एक साथ सब्सक्रिप्शन, लाइक एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर में तीनों ही एक्सेस कर सकते हैं। रेफरल कोड यानी जो डिस्काउंट कोड है दैट इज LAFLIVE, सो दिस इज द डिस्काउंट कोड। एंड इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं इस बार कोड को स्कैन करके, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी हमारी इंफॉर्मेटिव रील्स आती रहती हैं। तो यार अनअकैडमी प्लस के क्या फ़ायदे हैं आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। इस सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।